औज़ुबिल्लाह मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अतास। नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिशों के बायस जो है कराची में ताजिरों का काफ़ी नुकसान हुआ। अगर मैं बात करूँ आम शहरियों की, तो उनकी गाड़ियाँ जो है वो नाले में जाके गिर गई। बहुत सारे नुकसान सामने आए। कई इमारतें भी जो है इस तरह से एकदम से जो है वो ज़मीन बोस हो गई। काफ़ी अमवातें हुई। इन सारे मामलात को लेके हमारी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ने क्या कंपनसेशन के लिए जो है इनकी स्ट्रेटजी तैयार की है, इस वाले इस प्रोग्राम में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नज़ाकत साहब और एमके पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सिद्दीकी साहब। आप दोनों को खुश आमदीद कहूँगी प्रोग्राम में। कैसे आप लोग? ठीक है। मैंने अभी इंट्रो में जैसे जिक्र किया कि जो नुकसानात हुए हैं उसके हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने क्या कंपनसेशन के लिए कोई प्लान तैयार किया है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात है कि डेफिनेटली कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको भी पता है कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, 175 टू 80 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि कराची का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 40 से 50 मिलीमीटर बर्दाश्त करने के काबिल है बेसिकली। ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली देखें, जो कराची में बारिश हुई उसको पूरी दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैंपेन के तौर पे यूज़ किया गया, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी, चाहे सद्दीकी साहब की पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको जिस तरह एक सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे एक पूरा कैंपेन के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई गई। अनफॉर्चुनेटली देखें, जो बारिश हुई, जो KPK में नुकसान हुआ, पंजाब में हुआ, इस्लामाबाद में पिछले दिनों बारिश हुई, ये तो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क में पिछले दिनों जब बारिश हुई, जैसे आप सब लोगों को देखा होगा आपने सोशल मीडिया पे कि जब बारिश होती है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स भी होते हैं उसमें, लेकिन अच्छी बात यह है, खुश आइंदा बात यह है कि ये दोस्त हमारे इस चीज़ पे सेकंड करेंगे कि बारिश रुकने के 3 से 4 घंटे के बाद जिस तरह कराची में ड्रेनेज जो है और सारी रोड जो है वो मोटरेबल थी, और कहीं पे भी मेरे ख्याल में कहीं भी स्टक नहीं था कराची। मैं इसका क्रेडिट चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को और ख़ास करके सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब को और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को देना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने राउंड दी क्लॉक सड़कों पर रुक के लोगों की प्रॉब्लम्स हल की है और सारी रोड जितने थे उनको मोटरेबल करने की कोशिश की है। हाँ, जब देखें कुदरती आफात होती हैं, जो मौसम की तब्दीली पूरी दुनिया में आपके सामने है कि पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीली जिस तरह रोनमा हो रही है, उसमें डेफिनेटली कराची के लोगों को भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे। और जहाँ तक आपने कराची में नुकसानात के हवाले से बात की, देखिए जो जानें ज़ाया हुई हैं उसका नियामल बदल तो कोई ना दे सकता है ना हो सकता है। उसके लिए ना कि सिर्फ हम बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए सूबाई गवर्नमेंट को कि जो भी कंपनसेशन है, चाहे किसी की गाड़ी का नुकसान हुआ है, कहीं कोई इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से किसी की डेथ हुई है, जो ज़ख्मी हुए लोग, या किसी की गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ, उसको सारी चीज़ें एसेस की जा रही हैं। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके चैनल के तवस्सुत से कराची के शहरियों को कि जो उस दिन कराची के शहरियों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, देखें वो कोई किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग तो थे नहीं, उसमें डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के लोग भी हुए, MQM के दोस्तों के, जमात इस्लामी के, आम जो शहरी हैं वो सारे भी हुए होंगे। सरदार साहब, यहाँ पे लोगों को शिकवा है कि मतलब इतने बड़े बड़े डिजास्टर्स हो जाते हैं और ममालिक में भी, लेकिन विद इन डे और 2 डे उसमें जो है ना वो ड्रेनेज और मतलब विद इन आवर भी हमने देखा है। देखें मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सारी चीजें मैं अगेन कहूंगा कि जिस तरह हमारे दोस्तों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर दी थी, फारूक सत्तार साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गवर्नर साहब भी तंजिया तौर पे कराची में जिस तरह की बातें कर रहे थे, फिर जमात इस्लामी का बड़ा बहुत अनफॉर्चुनेट और माजी की तरह इनका बदनमा चेहरा जिस तरह सामने आया इस डिजास्टर के अंदर, खास करके जो बारिश के दौरान, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। देखें जब भी डिजास्टर होता है होना तो ये चाहिए कि कलेक्टिव विजडम के साथ कराची की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, कराची के तमाम स्टेक होल्डर को मिल के आगे आना चाहिए था। और आगे आके देखें जो 13 टाउन चेयरमैन हैं जमात इस्लामी के, उनका तो हमें कहीं भी नजर नहीं आए कि वो कहाँ पे हैं या उनका कोई काम भी है। जिस तरह कल कराची में मुर्तज़ा वहाब साहब ने आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 27 अरब रुपए हम जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन को दे चुके हैं। अच्छा, उनकी वजाहत क्या आ रही थी कि हमने तो पता नहीं कितनी सैलरीज दे दी है इसमें से। भाई जिनको सैलरीज दी हैं तो उनसे काम लेना भी तो आपका काम है ना। अगर कोई टाउन चेयरमैन है तो उसके नीचे अगर कोई ड्राइवर है, स्वीपर है, या जो भी लोग काम कर रहे हैं,
गार्बेज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसको अगर सैलरी सिंध गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो उससे काम लेना तो चेयरमैन का काम है ना, उसके में मुर्तज़ा वाब या सीएम सिंध तो जाके काम नहीं कर सकते उसमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो लोग हैं कि जो अपना कोई काम नहीं करते सवाए जमात इस्लामी का और एमक्यूएम के दोस्तों का। मैं भाई के साथ बहुत एहतराम के साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस तरह का जो भी डिजास्टर हो, खास करके जो इनकी सीनियर लीडरशिप है उसको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और फिर इस तरह की बातें कि जी सूबा टूट गया तो सूबा कराची अलग हो गया तो फलां हो गया, ये सारी बातें एमक्यूएम का जो पुराना मंजन है इसके ऊपर खास करके इस दौरान एहतियात करने की ज़रूरत थी। हमें बड़ा अफसोस हुआ फारूक सत्तार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कि जो फारूक सत्तार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमें नहीं लग रहा था कि फारूक सत्तार साहब ने माजी से कुछ सीखा है, बल्कि वही जो पुरानी एमक्यूएम की मेंटालिटी थी उससे फारूक सत्तार साहब बाहर नहीं आए। फिर गवर्नर साहब के ऊपर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि गवर्नर साहब ने एक जमात का गवर्नर बन के बातें की हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अगर जो भी डिजास्टर होता है, चीज़ें होती हैं, उसमें अक्रॉस दी बोर्ड तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ मिलके खड़ा होना चाहिए, साथ में काम करना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ पे एडमिट करता हूँ कि एमक्यूएम के बहुत सारे एमएनए एमपीएस को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि सड़कों के ऊपर थे, काम भी कर रहे थे, लेकिन वो क्रिटिसिज्म जब खाम खा का क्रिटिसिज्म होता है, चीज़ें होती हैं, तो वो सियासत करने के लिए तो पूरा साल पड़ा हुआ है ना, वो 2-4 दिन या 2-4 घंटे के लिए कम से कम इन पॉलिटिकल पार्टियों को इस चीज़ से सबक लेना चाहिए कि पूरी दुनिया में डिजास्टर होता है। केपीके के अंदर इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, वहां पे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मुझे नहीं पता कि एएनपी ने या मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने या दूसरी किसी पार्टी ने, लेकिन कराची में कुछ भी हो जाए लेकिन हम उसको जबान की बुनियाद के ऊपर लेके जाते हैं, फौरन सीन तोड़ने की बातें करते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये वो जहर हम लोग अपनी जनरेशन को इंजेक्ट कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, कि जिसमें ये शहर पहले ही इस चीज का खमेजा भुगत चुका है। तो मैं समझता हूँ कि कराची सबका शहर है, चाहे एमक्यूएम का है, जमात इस्लामी का है, पीपल्स पार्टी का है, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक रखता हो, सबका शहर है, सबको मिलके काम करना है। सब मिलके काम करेंगे। देखें मेरे बराबर में एमपीए बैठे हुए हैं, सिंध असेंबली के मेंबर हैं, ये खुद वजात करेंगे कि इनको एमपीएस के फंड मिलते हैं या नहीं मिलते। अगर नहीं मिलते तो ऑन एयर बता दें, अगर मिलते हैं तो फिर भी बता दें। अगर इनको कोई भी फंड, मैं मिसाल दे रहा हूं, इनको जो भी फंड मिलते हैं तो उनकी यूटिलाइजेशन तो फिर इनकी जिम्मेदारी है ना। इसी तरह जमात इस्लामी की अगर टाउन चेयरमैन को अगर 27 एरर पे मिले तो उनकी प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना, ड्रेनेज के ऊपर काम करना, चीज़ों के ऊपर, गार्बेज के ऊपर काम करना, नालों की सफाई के हवाले से काम करना, ये तो टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी थी ना। आपकी बात ठीक है ज़ाकिर साहब, क्योंकि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी मुर्तज़ा वाब साहब की, तो उसकी फौरी बाद मेरा प्रोग्राम जो है मैंने स्टार्ट किया, तो मेरे पास इत्तफाकी बात है जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ही आए हुए थे, तो उनसे मैंने इन सारे सवालों के जवाब लिए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो हमें फ़ंड दिया जाता है, OZTs जो दी जाती हैं, वो जो है सैलरी से पूरी हो जाती है। ये 8 मेरे ख्याल से या 7 करोड़ जो है पर टाउन, तो उनका काम है ना जिनको सैलरी और टोटल 9 टाउन से। उन्होंने कहा कि हमारे इससे ज्यादा खर्चात है जो हम टैक्स कलेक्शन करते हैं। बिल्कुल नहीं है। देखें हर यूसी चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, हर यूसी चेयरमैन को 2 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के फंड 2 महीने पहले डेवलपमेंट के अलग मिलते हैं जी, अलग मिले। इनको काम करना ही नहीं चाहते। जमात इस्लामी चाह रही है कि कराची, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीजें जो रुकी हैं, अभी इसके ऊपर रिपोर्ट बन रही है, उसमें जमात इस्लामी और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो माजी में भी इस तरह की चीजें करती रही हैं, बोरियां डाल देते हैं गटरों के अंदर और ड्रेनेज जो सिस्टम है उसको खराब करने के लिए सिर्फ पीपल्स पार्टी के मेरे भाई ये शहरियों को आप तकलीफ दे रहे हैं ना। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा सकता। मुर्तज़ा वाब के लिए आपको मुर्तज़ा वाब को मेयर हटाने के लिए डेफिनेटली सिटी काउंसिल में आप लोगों को अपनी अददी अक्सरियत तो साबित करनी है ना। चीफ मिनिस्टर सिंध को तो कोई नहीं हटा सकता ड्रेनेज रोक के या वो उसके पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैंपेन करके। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सारी चीजें खुद मॉनिटर की हैं और ऑन बोर्ड थे चेयरमैन साहब, 1-1 मिनट की सारी रिपोर्ट्स थी उनके पास। और मैं बिल्कुल इस चीज पे मुतमईन हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई गवर्नमेंट है या हमारे पीपल्स पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स थे, उन सब ने मिल के जिस तरह काम किया है, और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं
एमक्यूएम के उन एमपीएस एमएनएस को मैंने खुद देखा, बहुत सारे एमएनए एमपीएस को जो सड़कों के ऊपर बहुत सारे काम करवा रहे थे, कर रहे थे। जो अच्छा काम होगा उनको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जो इनकी लीडरशिप ने जिस तरह रोल अदा किया वो बहुत अनफॉर्चुनेट और हमारे लिए बहुत अफसोसनाक है। आपका मौका मेरे पास आ गया। आमिर सिद्दीकी साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, सदाकत साहब ने बड़ी लंबी तफसील से चीज़ें बताई हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम दें तो मैं एक आपको बताऊं। देखिए, सबसे पहले बात हम आते हैं कि जो मुर्तज़ा साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एडमिट किया कि बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। ठीक है। जब उन्होंने बात बताई कि 27 अरब रुपए सिर्फ जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन को दिए, उसके साथ पीपल्स पार्टी के भी टाउन चेयरमैन हैं और पीटीआई के भी कुछ जगहों पर टाउन चेयरमैन हैं, तो आप ये सोचेंगे 27 अरब यानी कि हम 50 अब सारे टाउन चेयरमैन के लगा लें, तकरीबन 50 अरब रुपए हम दे चुके हैं। अब 50 अरब में के अलावा उनके पास एडवर्टाइजमेंट से पैसा आता है, टाउनों के पास अलग से रोड कटिंग में पैसे आते हैं, यानी वो लामहदूद फंड्स होता है, वो अनकाउंटेबल होता है कि वो टाउन चेयरमैन कितना कलेक्ट कर सकता है, कितनी उसमें करप्शन कर सकता है। मगर इस सारे सुनेरियो के अंदर जो म्यूनसिपल कमिश्नर होता है वो कौन लगाता है? वो सईद गनी साहब लगाते हैं। वो लोकल गवर्नमेंट के क्या सेक्रेटरी लगाता है, और लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर की मर्जी के बगैर नहीं लगता। जो म्यूनसिपल कमिश्नर होता है, बोर्ड लगाता है। अब सर मैं बात कर लूँ ना कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ही लगाते हैं और मिनिस्टर के अप्रूवल के बगैर नहीं लग सकता। अब देखिए, म्यूनसिपल एमसी का मतलब 17 ग्रेड का ऑफिसर है, उसके साइन के बगैर पेमेंट ड्रा नहीं होती। अगर करप्शन हुई है, काम नहीं हुआ, तो वो भी बराबर का जिम्मेदार है। बिल्कुल, कल अब मेरे प्रोग्राम में कल इस चीज का एतराफ़ किया, वो टाउन चेयरमैन जो आए हुए थे रिजवान से, मैं आपके पास आती हूं, उन्होंने मुझे बकायदा तब बताया कि ये जो पंप्स होते हैं वो पंप जो है वो पानी को जो है ना मतलब वो ड्रेन करने के लिए टाइम दें। जी जी, देखिए मैं बात नहीं कर रहा, मैं किसी पे ये नहीं कह रहा कि एमसी का जात क्या है, कौन लगावा क्या है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। जितनी करप्शन कर रहे हैं वो तो सबके सामने है। अब देखिए, बात वाजे हो गई कि टाउन चेयरमैन को हम क्यों कहते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा है, सिंध गवर्नमेंट जमा करके मेहनत से पैसा देती है। हम चीफ मिनिस्टर को इस पर अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने 6 लाख से 12 लाख किए, मगर उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा। ये बात चीफ सेक्रेटरी साहब कई मीटिंगों में कह चुके हैं कि हर यूसी चेयरमैन 12 लाख रुपए की जेब खर्ची कर रहा है। मसाइल क्यों बढ़ रहे हैं कि पैसा सिंध गवर्नमेंट दे रही है, इसमें हम इसको तो हर जगह एक्सेप्ट करते हैं, इसकी तारीफ करते हैं कि वो दे रहे हैं, उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा। पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज़, ये सर ने कहा कि जी हमारे पास 40 मिलीमीटर है, तो सब कहते पे रहे, तो क्या हम उसकी कैपेसिटी कभी नहीं बढ़ाएंगे? जो शहर आपको जो टैक्स जमा करता है, जो एनएफसी अवार्ड के थ्रू आपको पैसे मिलते हैं, तो उसकी आप एवरेज की कैपेसिटी यानी बढ़ानी नहीं है। आपका TP2, अब TP2 के बारे में किसी को नहीं पता होगा, TP3 ये कितना MGD पानी ले रहे हैं नालों से। S2 आपका जो है कंप्लीट सिल्टेड है। हर बजट स्पीच में मैंने इसको उठाया है। वो स्कीम 2016 से चल रही है, आज तक उसका लास्ट प्रोग्राम में मैंने बताया था सेवरेज के मसाइल क्यों हैं कि एक स्कीम चल रही है S3 के नाम से। S2 बना था 92 में, वो सिल्टेड हो चुका है, उसकी सफाई तक नहीं हो रही। जब वहां पे पानी पहुंचेगा तो वो पानी आगे लेगा तो चलेगा। आप TP2 पे जाएं, 5 मोटरें, 2 मोटरें चल रही थी, 3 मोटरें बंद हैं। TP3 पे जाएं, ये TP1, 2, 3 तीनों बंद पड़े हुए। S2 सिल्टेड है कम्प्लीटली, उसके अंदर सिल्ट निकालेंगे तो वो आगे परफॉर्म करेगा। S3 की डक कंप्लीट है, मगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा। वो 16 अरब का प्रोजेक्ट है, हर साल थोड़े थोड़े पैसे रखे जाते हैं। वो 2016 से चल रहा है, ADP बुक में नहीं चल रहा। तो इसमें गवर्नमेंट की देखें अपनी चीज़ें हैं, जहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी हम तारीफ करते हैं। अब सर ने बात की MPS फंड की। मुराद अली शाह साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि जो MNA को फंड मिले मैं ये काम नहीं करने दूंगा। आज तक वो 20 अरब रुपए PIDCL के अकाउंट में पड़े हुए, वो काम शुरू नहीं हो पा रहे। MNA के फंड जो प्राइम मिनिस्टर ने दिए MNA को 20 अरब, वो PIDCL के अकाउंट में CM साहब ने खुद खड़े होकर कहा मैं ये काम PIDCL से नहीं कराने दूंगा। अच्छा, ये अच्छा मैं एक एक करके आपको जल्दी से बताता हूँ। MPA को आज तक 1 रुपया नहीं मिला। नहीं तो जो सरदारी साहब कह रहे हैं कि फंड्स मिले, हमने एमपीएस को नहीं एमपीए देखिए मैं बताता हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब ने 2022-23 और 23-24 में हमने उनसे सीखा है, मैंने उनके साथ काम किया है। तो उन्होंने फंड्स दिए, वो कहते हैं साथ लेके चलो। अब क्या होता है कि वो 16 अरब के काम शहर में हो गए, 16 अरब खर्च भी हो गए। कहाँ है? क्योंकि MP क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी मुर्तजा की कि MQM का MPS वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकता, विजिट करना तो दूर की बात है। ये तो KMC ने अपनी मर्जी से सारा पैसा जाया कर लिया। अब क्या है कि उन्होंने ओनरशिप खुद ले ली। उन्होंने किसको देखिए जरदारी साहब ने जब MQM पाकिस्तान PDM में आई तो 16 अरब दिया, 8 अरब 2022-23 और 23-24 में 2 सालों में जरदारी साहब ने कहा कि आप MPS को स्कीमें दें, तो 16 अरब मिले। मगर जब एग्जीक्यूशन की बात आई तो मुर्तजा साहब खड़े होकर बोला इस पे MQM का कोई MP है
नहीं आ सकता, न एग्जीक्यूशन कर सकता। अब देखिए बात जब गवर्नर की आती है ना, हम कहते हैं कि गवर्नर साहब भी एक सियासी जमात के एमपी गवर्नर है, एमक्यूएम ने उनको नॉमिनेट किया है। मैंने आपको जरदारी साहब के साथ मैंने पर्सनली काम भी किया, उनके साथ हमने उनसे सीखा है। तो क्या प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी वो भी एक पार्टी के हैं, विपक्ष पार्टी से ताल्लुक है और सदर हैं, तो क्या कभी वो एमपी के एमक्यूएम के एमपीएस के साथ मीटिंग करते हैं क्या? क्या कभी एमक्यूएम के हलकों में आते हैं क्या? वो अपनी एक गाइडलाइन लेके चल रहे हैं पार्टी पॉलिसी की, तो जिस पार्टी का होगा। और तो उसको गवर्नर ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया। फारूक सत्तार ने जो बयान दिया है, तो हम 40 MGD उस पर चल रहे हैं, तो क्या 40 के ऊपर से हम कभी भी नहीं बढ़ाएंगे? जो शहर आपको NFC अवार्ड से पैसे दिलवा रहा है, तो क्या उस शहर का सेवरेज का कभी मसला हल नहीं होगा? तो आप उसके CM साहब कहते हैं कि मैं पूरा शहर खोदना पड़ेगा, तो भाई खोदें, ये शहर आपको पैसे देता है। अगर हम कराची की बात नहीं करेंगे, आप हमारे मुंह पे ताला लगाना चाहते हैं कि हमने किसी की जातियत पे बात की है, कि हमने किसी को कसूरवार ठहराया कि करप्ट है। हम कहते हैं हमें नहीं पता कौन करप्शन करता है, कौन लेता है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा मसला है कि शहर को कब ठीक करोगे। आज देखें रेड लाइन के पूरा शहर खुदा हुआ है ना। आप टाउन चेयरमैन होगा तो मुर्तजा साहब ने खुद ही उनका आपको सवालनामा और अमालनामा सारा आपको पेश कर दिया। तो इसकी कैपेसिटी कब बढ़ाएंगे? 17 साल तो हो गए। आप मुझे स्कीम दिखाए ना, थोड़ा सा इजाजत दे दें। मैं एक लफ्ज लेट करके खत्म करूँ फिर आप ही आके कि देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया जरदारी साहब ने स्कीम्स दी, हमें ऑन ही नहीं करने दिया। आज CM साहब असेंबली की बजट स्पीच में इस साल खड़े होकर कहते हैं मैं PIDCL के थ्रू काम नहीं करने दूंगा, तो बात खत्म हो गई। जमहूरियत है CM, क्योंकि CM के पास मैंडेट है, उसके पास नंबर्स हैं। नहीं तो क्यों नहीं करने देंगे? वजह भाई वो CM है, उसके पास 127 मेंबर्स हैं, वो क्यों नहीं, वो उसको कोई नहीं हटा सकता। तो उसने कह दिया चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव है, उसने कहा मैं नहीं करने दूंगा। अब वो चाहते हैं KMC में पैसा आए, तो KMC के काम आप देख लें जाके। अगर 16 अरब खर्च हुए, देखिए मैं कहता हूँ कि सर पैसे आपके प्रेसिडेंट ने दिलवाए, आसिफ अली जरदारी साहब ने दिलाए। अगर आप वो अच्छा काम करते, आज शहर में कुछ तो बेहतर होता। हम देखें सवाल ये कर रहे हैं कि मैंने आपको बताया ADP स्कीम के अंदर मौजूद है, मैं बगैर फिगर की बात नहीं कर रहा। TP1, TP2 और TP3 वो आपके परफॉर्म नहीं कर रहे। वो 16 साल से 2016 से स्कीम चल रही है। आप ये सिस्टम कब इन्हांस करेंगे? जो शहर आपको पैसा जमा करके दे रहा है ना, ये आपको NFC अवार्ड का पैसा किसके वजह से मिलता है? बिल्कुल, क्या ये शहर जमा करता टैक्स तो देता है ना? तो अगर हम उसके लिए आवाज नहीं उठाए तो अब हमारे मसले कब हल होंगे? देखिए ठीक है, बारिश हुई, पानी भरेगा, इससे कोई डिनाई नहीं करता कि देखें एकदम अगर तेज बारिश हो गई 3 घंटे में गाड़ियां बंद हो गई, मगर हम एक शारा फैसल और एक IH चंडीगढ़ रोड भी आज हम बेहतर नहीं कर सकेंगे। सिर्फ हम 2 रोड ही ले लें जो बिजनेस हब है, तो वो अगर हम बाकी शहर को तो छोड़ दें, उसका क्या हाल था? मगर हम 2 रोड भी अगर नहीं कर सके। एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर दूं भाई को, क्योंकि भाई भी गुज़ारे कराची से MP है, इनको ये भी पता है कि कराची में जो मुर्तज़ा वाब के पास कितना एरिया है कराची का, भाई को पता होगा। मेरे ख्याल में 35 या 36% टोटल कराची मुर्तज़ा वाब के पास है। जो 65% कराची है या 60% कराची है, उसके ऊपर तो कभी MQM को या दूसरे दोस्तों को किसी को जुर्रत या हिम्मत तो नहीं है कि वो बात कर सकें कि DHA की क्या पोजीशन है, बहरिया के जो इलाके उनकी क्या पोजीशन है, फजाइया के जो इलाके हैं, KPT के जो एरियाज हैं, रेलवे के जो एरियाज हैं। देखें, गालियां पढ़ने के लिए तो पीपल्स पार्टी को पड़ती हैं, लेकिन इंजॉय करने के लिए सारा पाकिस्तान इंजॉय कर रहा है। आपकी बात ठीक है, लेकिन सरदार नज़ाक़त साहब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक्चुअल जो है वो नहीं पता कि मैं बता रहा हूँ ना कि कराची में मुर्तज़ा वाब, मेरे भाई बैठे हुए ना, मैं देखो मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत पढ़े लिखे और फैक्ट एंड फिगर पे बात करने वाले भाई हैं। मेरे साथ इनके काफी सारे प्रोग्राम हो चुके हैं, मुझे पता है बहुत अच्छे और बहुत मतलब पढ़े लिखे बंदे हैं। इनसे ही पूछ लें कि कराची का कितने % मुर्तज़ा वाब के पास है। अब ये बात तो किसी को नहीं पता ना, गाली पड़ेगी पीपल्स पार्टी को पड़ेगी। जो भी जहाँ पे ड्रेनेज का इशू होगा, पानी रुकेगा, सेवरेज का पानी रुकेगा, तो वहां पे गाली किसको पड़ेगी? पीपल्स पार्टी को, मुर्तज़ा वाब को, या चलो मिसाल के तौर पे अगर MQM का मेयर हो उसको पड़ेगी। लेकिन लोगों को तो नहीं पता कि 65% कराची का मालिक तो मेयर कराची होता ही नहीं है, वज़ीर बल्दियात होता ही नहीं है, चीफ मिनिस्टर सिंध होता ही नहीं है। वहां पे तो अपने अपने एरियाज बने हुए ना। कभी किसी ने कोई सवाल किया कि DHA की क्या हालत है, और DHA से जो पानी जा रहा है वो किधर जा रहा है? जो ओल्ड एरिया से पानी जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है? जो इनके बाकियों के इलाके हैं उनके ऊपर भी कम से कम बात होनी चाहिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि सारी जितने लोग, जितनी एजेंसीज कराची को डील कर रही हैं, उन सबको मिल बैठ के कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना की जरूरत है। लेकिन
कोई आदमी इंडिविजुअली मेयर कराची हो या चीफ मिनिस्टर हो या चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, वो नहीं कर सकते जब तक कराची की 13 एजेंसीज जिनके पास कराची जो होल्ड करती हैं वो एक पेज पे नहीं होंगी। वो सारे अपने शहर के लार्जर इंटरेस्ट के लिए अपनी अपनी सारी चीजें बेहतर नहीं करेंगी विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड मेयर कराची। उस वक्त तक ये शहर हमारा कराची ठीक नहीं हो सकता। आपने पूछा ना कि कैपेसिटी कैसे बिल्ड होगी, कि कैसे हमारी इंप्रूवमेंट होगी, 40% से हम 100% पे कैसे जाएंगे। 100% पे जाने का एक ही तरीका कार है कि वन विंडो ऑपरेशन हो, एक शहर का फादर ऑफ सिटी हो, वो उसके हाथ में सारी चीजें हों, फिर जाके शहर देखें। हम अगर एक दूसरे से शर्म करेंगे, बात खुल के नहीं करेंगे। मैं कल भी किसी शो में था तो वहां पे किसी ने सवाल किया तो मैंने खुल के बात की। उन्होंने कहा जी आप किस तरह, मैंने कहा भाई देखें, चाहे एमक्यूएम का मेयर हो, पीपल्स पार्टी का हो या जमात से, इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आप उस शहर का 60% 65% बाकी किसी के पास 12 एजेंसीज के पास है, तो अगर 35% जो शेयर है वो उसमें मुर्तब आप क्या कर सकता है। नहीं, बिल्कुल ये सारी चीजें ये सारे एमक्यूएम के दोस्त हमारे फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए ना, कभी मुस्तफा कमाल साहब वैसे तो बड़े ब्लंट बनते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं, कभी कभी सच भी बोल देते हैं, लेकिन उनको भी असेंबली पे फ्लोर पे खड़े होकर बात करनी चाहिए ना एमक्यूएम के दोस्तों को भी, कि भाई हम भी कराची से मैंडेट लेके आए, चलो वो जैसा तैसा मैंडेट है, लेकिन है तो कराची का मैंडेट इनके पास है ना। जाके बात करें फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके कि भाई कराची का जो एक मेयर, एक कराची फादर ऑफ सिटी हो, अगर लंदन का मेयर सादिक खान है तो वो तो वहां पे तो कोई फजाइया, बैरिया, डीएचए, रेलवे, केपीटी, वहां पे किसी की कोई लैंड नहीं है। वो लैंड है लेकिन वन विंडो ऑपरेशन है, वो एक मेयर के नीचे। जब तक कराची का मसला हल नहीं होगा, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा। देखें, कराची का एक रोड केएमसी के पास है, दूसरा केपीटी के पास है, तीसरा डीएचए के पास है, चौथा हो सकता है नेवी वालों के पास हो। ये सारी चीजें कलेक्टिव विजडम के साथ होंगी। पाकिस्तान कराची की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हैं, पार्लियामेंट के बाहर हैं, सबको एपीसी करनी चाहिए। इसके ऊपर बैठ के हमारी जो 12 एजेंसीज हैं जिनके अंडर कराची का 65% एरिया आता है, उन सबको ऑन बोर्ड लेके तो फिर जाके कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है। अगर हम सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर लगे रहे, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी को क्रिटिसिज्म करने से कोई फायदा नहीं है। अगर इसका लॉन्ग रन, अगर इसका हल निकालना है, तो मैंने कल भी अपने एक टॉक शो में यही बोला कि सारी जितनी 13 के 13 एजेंसीज के हेड हैं, उन सबको एक शख्स को डेफिनेटली फादर ऑफ सिटी बनाना है जो डिसीजन भी कर सके। देखें, एमक्यूएम का बड़ा जिक्र होता है ना कि एमक्यूएम ने, मुस्तफा कमाल साहब ने बड़ा काम किया था। मुस्तफा कमाल के पास उस वक्त अक्रॉस द बोर्ड मैंडेट था, ये बात भाई तस्लीम करेंगे। ऊपर परवेज मुशर्रफ साहब बैठे हुए थे, परवेज मुशर्रफ साहब ने सबको इंस्ट्रक्शन दी थी, क्योंकि वो डिक्टेटर थे। उन्होंने नीचे सबको पास ऑन की थी इंस्ट्रक्शन की, जो मुस्तफा कमाल साहब करना चाह रहे हैं सब इनके साथ कोऑपरेट करें। कराची की बेहतरी के लिए काम हुए, एमक्यूएम के दौर में हुए। देखिए, कोई भी बंदा, अगर हम इनकी कोई अच्छी बात को अप्रिशिएट नहीं करेंगे या हमारी बात को नहीं करेंगे, तो ये पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कुछ नहीं होगा। जिस तरह उस दौरान मेयर को फ्री हैंड मिला, एक पीछे पूरी एक इनकी टीम बैठी हुई थी, वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करा रही थी चीजों के ऊपर। इस तरह का अगर बाइख्तियार मेयर होगा, सिंध गवर्नमेंट का कोई इशू नहीं है। सिंध गवर्नमेंट से जितने मेयर को इख्तियारात चाहिए, मेरे ख्याल में सिंध, अगर मेयर के पास इख्तियारात नहीं भी है तो वो अपने चीफ मिनिस्टर से चीजें ले सकते हैं। लेकिन जो 12 एजेंसीज हैं बाकी, जिनके पास कराची शहर का कंट्रोल है 65%, जब तक उनको ऊपर से ऑर्डर्स नहीं होंगे कि आप मेयर को फॉलो करें, मेयर को फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत सारे बेहतरी की, चाहे आज हमारा मेयर है, कल हो सकता है इनका हो, परसों जमात इस्लामी का हो, लेकिन कम अज कम मेयर ऐसा हो कि जिसके पास 100% कराची का इख्तियार हो, कराची की ड्रेनेज के ऊपर काम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने के लिए, एटमॉस्फेयर के ऊपर काम करने के लिए, सारी चीजों के ऊपर वन विंडो ऑपरेशन जब तक नहीं होगा, इस शहर के मसले हल नहीं होंगे। बेशक फारूक सत्तार साहब, मैं तो हैरान हुआ हूं कि फारूक सत्तार साहब ने उन 65% एरिया का नाम तक नहीं लिया, ना ये बेचारे ले सकते हैं,
जाहिर है जिनसे फैसिलिटेट होकर ये MNA MPs बन सकते हैं, उनसे उनके खिलाफ बात करना तो कोई भी नहीं कर सकता ना। तो फारूक सत्तार साहब को, हालांकि फारूक सत्तार साहब भी मेयर रहे, जमात इस्लामी का भी मेयर रहा है, जितनी चाइना कटिंग मेरे ख्याल में चीजें मिसमैनेज हुई है। खैर मैं उस पॉइंट स्कोरिंग में नहीं जाना चाहता। अगेन मैं सोल्यूशन पेश कर रहा हूं कि जब तक कराची की 13 एजेंसीज इंक्लूडिंग मेयर, अगर ये लोग एक पेज पे नहीं आते, ये कराची का मसला कभी हल नहीं होगा। आप अपने एरियाज में KMC काम कर ले, DMC काम कर ले, सिंध गवर्नमेंट काम कर ले, अगर बाकी 12 एजेंसीज काम नहीं करेंगी, कोऑपरेट नहीं करेंगी, तो ये मसला कभी हल नहीं होगा। Exactly. अब मैडम देखिए, दो चीजें हैं कि सदाकत साहब बिल्कुल उन्होंने सही, काफी डिटेलिंग सरदार का साहब बिल्कुल गुफ्तगू बात की सही है और कर रहे सारे हैं। पॉइंट्स नहीं वैलिड देखिए, पॉइंट्स बिल्कुल पे इनकी बात बात से तो कोई ना इत्तेफाकी है ही नहीं। मैंडेट किसके पास है? गवर्नमेंट का। ऑब्वियसली कानून साजी लेके आए, हम सपोर्ट करेंगे। मैं ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हम सपोर्ट करेंगे। लाएं कानून साजी, जो 13 एजेंसी हैं, 20 हैं, 25 हैं, लाएं कानून तो साजी। आप भी लेजिस्लेटर अच्छा, आप लेके आए, हम सपोर्ट करेंगे। आप लेके आए ना। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बैठे हुए, उनको कहें ये बात। देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मुर्तजा अकेला कुछ नहीं कर सकता। मगर आप मुझे बताएं, क्या DHA मुर्तजा को रोकता है? DHA ने क्या डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी उनको मना कर सकती? नहीं कर सकती। जैसे अभी सरदार साहब ने कहा, मेयर कराची फादर ऑफ द सिटी होता है, मतलब वो चाहे तो अपने इख्तियार से यूटिलाइज कर सकते हैं। 36% शहर का फादर ऑफ मैडम, सिटी मैं नाम लेता हूँ, लेकिन कहा तो पूरे कराची का जाता है। मैं आपको बताऊं, चाहे नेवी हो, चाहे DHA हो, कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल हो, कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन हो, कोई भी उनको नहीं रोक रहा। अच्छा, अब एक मजे की चीज, आप इसको जाके सर्च करिएगा, MUC टैक्स जो मुर्तजा साहब ने लगाया, वो 300 रुपए था, अब 750 हो गया। वो किस पे लगाया? पूरे कराची पे। जब उनके अंडर में बाकी एरिया आते ही नहीं है, तो क्या वहां से वो जो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, जो पैसे अपने पास ला रहे हैं, ये सोचने की बात है। वो हर किसी के बिल में आ रहा है। वो कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के पास भी आ रहा है, कंटोनमेंट बोर्ड मलिर में भी आ रहा है, वो DHA में भी आ रहा है, पूरे कराची के अंदर घर में आ रहा है। अब मैं सर भाई आ रहा हूँ, देखिए ना, जब मैं इख्तियारात पे आ रहा हूँ सर, देखिए मुर्तजा साहब की बात ठीक है, मैं सदाकत साहब की बात को आगे लेके चलता हूँ। मुर्तजा ने लास्ट ईयर CM साहब से बहुत पैसे लिए पेच वर्क के लिए, क्योंकि KMC के पास फंड्स नहीं है। और जितना उनके पास था, यानी कि उन्होंने फंडिंग बेहतर हुई है। CM साहब से उन्होंने पैसे लिए, उन्होंने 10-12 अरब रुपए लिए कि सर मुझे रोडें ठीक करनी है। तो मगर ये 10-12 अरब रुपए का काम नहीं है। हम बात क्या कर रहे हैं कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, लाएं कानून साजी, हम आपके साथ खड़े होंगे। अब जब आप MUC टैक्स लगाते हैं, तो क्या DHA ने एतराज उठाया? क्या मलिर कैंट ने एतराज उठाया? क्या नेवी ने एतराज उठाया? वो तो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हुए। तो उन्होंने तो लबैक कहा कि भाई ठीक है, आप लगा रहे हैं, टैक्स की बात है, जमा कर रहे हैं। यानी कि किसी, आप मुझे बताएं किसी एजेंसी ने क्या कराची में एतराज उठाया कि MUC टैक्स जो मुर्तजा साहब ले रहे हैं, तो वो तो DHA से भी ले रहे हो, मलिर कैंट से भी ले रहे हो, क्या मलिर कैंट में जाके मुर्तजा साहब अंदर काम करा सकते? नहीं करा सकते। तो वहां से वो टैक्स का पैसा आप ले रहे हो, तो उन्होंने एतराज नहीं उठाया। अगर वो एतराज उठाते तो टैक्स वापस हो जाता। तो वो तो आपके शाना बशाना खड़े हुए। मैं कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ, मैं वन विंडो ऑपरेशन नहीं, देखिए बात सर की बिल्कुल ठीक है। उन सब एजेंसियों को भी मेयर के अंडर में होना चाहिए। लाएं कानून साजी, असेंबली में कौन रोक रहा है आपको? कानून साजी तो असेंबली से होगी ना। तो मेंबर असेंबली आप लेके आ जाएं, इसमें कौन सी बात? 127 मेंबर हम साइन करेंगे। अगर कोई अच्छा बिल लेके आएंगे आप, अगर अच्छा बिल लेके आएंगे या अच्छी लेजिस्लेशन, तो आप साइन करें। आप देखिए मेरी सुन लेना, आप तो लेके आ जाए। अगर ये अच्छे लेजिस्लेटर होंगे, अच्छी बिल लेके आएंगे, उसको मेरे ख्याल में कोई भी नहीं अपोज करेगा। कोई भी नहीं अपोज करेगा। वो कहते हैं हमने कितने अच्छे लेकिन उनके पास अप्रूवल नहीं आता। MQM की पीपल्स पार्टी, MQM के दोस्त पीपल्स पार्टी के साथ जितने कंफर्ट है ना, मुझे पता है ना, अगर पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट ये PTI के साथ भी रहे ना फेडरल गवर्नमेंट में, इनके दोस्तों से पूछ लें जो PTI का रवैया था MQM के दोस्तों के साथ। पीपल्स पार्टी बहुत फ्लेक्सिबल पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, वो तमाम लोगों को साथ चलने की बात करती है। आसिफ अली जरदारी साहब ने 2008 में, आपको पता है, MQM के दोस्तों की जरूरत नहीं थी, उसके बावजूद MQM के दोस्तों को 2008 में अपने सिंध गवर्नमेंट के अंदर कोलिशन में रखा। आज भी हम MQM के दोस्तों का बहुत एहतराम करते हैं। हम समझते हैं कि MQM के दोस्त अपना इनपुट दें। मैं जिस चीज की तरफ भाई ने अच्छी बात की, ये असल में बहुत समझदार लोग हैं ना, ये हमेशा ऐसी बात करते हैं, नहीं ये दरमियानी बात करते हैं। हम लोग असल में जो पीपल्स पार्टी वाले ना, हम पीपल्स पार्टी वाले दोस्त जो हैं, हम जितने मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम खुल के बात करते हैं। कभी MQM का दोस्त या जमात इस्लामी के दोस्त
कभी और किसी के क्रिटिसिज्म नहीं और मैंने करेंगे। कभी भी आपको नहीं देखिए देखा मैं मुझे हमेशा पता है ना, बात करते मैंने हैं, देखा भाई ने एकदम बड़ी एकदम आसानी से बात कर मैंने कहा दी, टैक्स मेरे लगा, भाई देखें किसी भाई ने एजेंसी बड़ी ने आसानी नहीं से की। बात कर दी ना, आप कानून साथ कि ले जी आए। कोई मतलब टैक्स लेने से नहीं रोक रहा है। ये मेरे भाई जो एटीट्यूड इन एजेंसीज के हेड्स का होता है वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। देखिए आप अगर हम बात आपके नहीं कर साथ सकते, मैं तो कह रहा आपकी हूं कोई साथ मजबूरी खड़े है, वो कह रहे हैं मेरी कि आप साथ खड़ा कोई हूंगा। मजबूरी मैं नहीं कह रहा हूं है, एमक्यूएम आपके इनकी साथ खड़ी अपनी होगी। मजबूरी है, नहीं, मेरी कोई मजबूरी मैं नहीं कह रहा हूं कहीं है। मैं एक- कह रहा हूँ कि देखिए एटीट्यूड की बात है। नहीं मजबूरी जाहिर है, जब आवाम सवाल तो करने वाली तो देखिए, मैं कह रहा हूं जवाब तो आप आपके लोगों साथ से हैं, मिल जाएंगे ना, आवाम सवाल करेंगे। अवाम को एजुकेट नहीं करे ना। ये तो आप पहली दफा मेरे ख्याल में मेरे मुंह से सुन रही होंगी कि मुर्तजा आपके पास 36% मैंने कभी शेयर नहीं है। सुना। कभी नहीं सुना ना। मेरे इतनी बड़ी रिसर्च है, मैं आपको एक रिसर्च आखिरी में और बता देता हूँ भाई, हो सकता है इसी पे एडमिट करें या नहीं। एक सोशल वर्कर थी जिनकी डेथ हो गई थी 2002 में, उनको कत्ल कर दिया गया था, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ। उन्होंने वो बेसिकली इस पे ऊपर काम कर रही थी। ये जो बोर्ड बेसन का पुराना एरिया जहाँ अमेरिकन एम्बेसी बनी हुई है, वहां पे जाके पानी जमा होता था। ये यहाँ DHA फेज 8 बना हुआ है, यहाँ पे भी पानी जमा होता था। जब सर्दियों में समुद्र पीछे जाता था तो ऑटोमेटिकली पानी वहां पे जाके समुद्र में गिर जाता था। कोई ड्रेनेज का इशू नहीं था। जब आप सारी चीजें ऑक्युपाइड करके वहां पे अपने चीजें बना लेंगे तो कराची के पानी, कराची समुद्र से पता है कितना ऊंचा है? 16 फीट समुद्र ऊंचा है कराची से। तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना है ना। देखें, मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए खुल के, जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जहाँ पे इंक्रोचमेंट हुई, चाहे वो लीगल इंक्रोचमेंट है या इलीगल इंक्रोचमेंट है, उसको रिमूव करने की जरूरत है। और इन दोस्तों को, जो हमारे दोस्त हमेशा लगी लिपटी बात करते हैं, होम्योपैथिक बात करते हैं, भाई ने भी बढ़िया होम्योपैथिक बात किया, खुल के बात नहीं करते ना, कानून साजी के ऊपर नहीं भाई, आप खुल के बात करें। आखिरी कमेंट दे रहा हूँ। देखिए दो चीजें, अभी आपने कहा कि 35% उनके पास है, जिनके पास 65% है ना, हम कहते हैं कि कानून साजी ला एमक्यूएम आपके सफ़े अव्वल आपके साथ खड़ी होगी। पहली बात। दूसरी चीज ये, क्या आप 35 की जो हालत है और जिनके पास 65 है, तो उनकी हालत में और 35 में जमीन आसमान का फर्क है। उनकी एक एक गली में पानी नहीं है। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि जो DHA में आप, मैं तो नाम लेता हूँ ना, चले आप, क्या आपने DHA में जो आप कहते हैं कि उन्होंने बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनाई, जमीन किसने दी है? सही बात है, अप्रूवल किसने दी है? तो उन्होंने ऑफिशियल जमीन परचेज की है, खरीद ली है, कोई उन्होंने इंक्रोचमेंट से तो बिल्डिंग इंक्रोचमेंट की बात नहीं कर अगर रहा आप हूं। समझते हैं वहां पे नारे देखिए मैं आप एक आपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, आप नेक्स्ट प्रोग्राम में जब मुझे बुलाएंगी ना, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आप जब मुझे बुलाएंगी, मैं उस सोशल वर्कर का नाम, वो सारी चीजें दे दूंगा आपको, जिसने लिखा था कि ये DHA फेज 8 को आप खुश्क मत करें, यहाँ पे प्लॉटिंग मत करें। यहाँ जो ये क्लब बना हुआ है, जमीन तो गवर्नमेंट ने दी है ना, उन्होंने ऑफिशियल खरीदी भाई, दी नहीं है, ली गई है यार, दी नहीं है, ली गई है। आप लोगों ने ऑफिशियल जमीन दी, उन्होंने ऑफिशियल पेमेंट करके लिए। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम जो है सारी जब एमक्यूएम के दोस्त किसी के तर्जुमान बन के बात करते हैं, मुझे बड़ा अफसोस। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकत के साहब। गवर्नमेंट देती नहीं है, गवर्नमेंट से ली जाती है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सरदार नज़ाकत साहब। आमिर सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारे प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेजबान इजाज़त दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।